आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसे हम क्रेडिट कंट्रोल भी बोलते हैं। तो पहले साख नियंत्रण में केंद्रीय बैंक क्या करती है कि व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता को नियंत्रित करती है। और साख नियंत्रण में मुख्यतः केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को घटा या बढ़ाकर साख को संतुलित करती है, जिससे बाजार में कीमत में स्थिरता आती है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे कि साख नियंत्रण कैसे करती है और क्यों जरूरी है। तो साख नियंत्रण में सबसे पहले केंद्रीय बैंक क्या करती है, ब्याज दरों को घटा या बढ़ा के साख को संतुलित करती है। साख का मंतव्य होता है क्रेडिट, या ऐसे समझ सकते हैं व्यापारिक बैंकों की लोन देने की क्षमता को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होती है, बाजार में तरलता संतुलन होती है। तरलता से मतलब है पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का होना, मुद्रास्फीति, और जिससे कि मुद्रास्फीति में भी कंट्रोल आती है। मुद्रास्फीति आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मनी का परचेजिंग पावर कम होता है या मनी का वैल्यू डिक्रीज होता है। अब बाजार में प्राप्त मात्रा में मुद्रा क्यों होना चाहिए, इसे हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 केस लेते हैं, उस माध्यम से समझते हैं। केस 1, खर्च करते हैं कि किसी बाजार में किसी वस्तु की 10 यूनिट अवेलेबल है, 10 इकाई अवेलेबल है, और बाजार में 1000 रुपया बाजार में मुद्रा है, चलन में है। तो प्रति इकाई कीमत वस्तु के कितने हो गई, 100 रुपये। अब क्या करते हैं, सरकार क्या किया, किसी माध्यम से या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अर्थव्यवस्था में 1000 रुपये का और नया मुद्रा जारी कर दिया। अब बाजार में क्या हो गया, मुद्रा की मात्रा कितना हो गई, 2000, लेकिन वस्तु तो नहीं बढ़ा, वस्तु का मात्रा 10 ही यूनिट रहा। तो अब प्रति इकाई कीमत कितना हो गया, 200 रुपये। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुद्रा का चलन अर्थव्यवस्था में बढ़ने से मूल्य में वृद्धि होगी। तो मूल्य में वृद्धि होना भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। इससे क्या होगा, गरीब लोग को रहने में दुश्वार हो जाएगा। और हम लोग इसी को दूसरा केस में देखते हैं। किसी वस्तु की 10 यूनिट है और बाजार में 1000 रुपया, प्रति इकाई कीमत कितना हो गया, 100 रुपये। अब क्या हुआ, जो उत्पादन करता है 10 यूनिट और उसी वस्तु को बाजार में अवेलेबल करा दिया, लेकिन सरकार, केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को नहीं बढ़ाई। तो मुद्रा मेरा कितना ही रह गया, 1000 रुपये, और वस्तु कितना हो गया, टोटल 20 यूनिट। तो प्रति इकाई कीमत कितना हो गया, 50 रुपये। अब ये दोनों ही सिचुएशन देखिए कि अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ाता है तो भी बाजार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वस्तु का दाम में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसी को हम लोग मुद्रास्फीति का सिचुएशन भी बोलते हैं। और अगर वस्तु की इकाई का पूर्ति ज़्यादा हो रहा है और उस मात्रा में अगर मुद्रा नहीं अर्थव्यवस्था में, तो उससे क्या होगा, मूल्य में कमी आएगी, और मूल्य में कमी आएगी तो क्या होगा, उत्पादनकर्ता बाजार छोड़ करके चला जाएगा, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। इसीलिए ये दोनों स्थिति नहीं आए, इसीलिए केंद्रीय बैंक क्या करती है, साख को नियंत्रण करती है, जिससे यह सुनिश्चित करती है कि बाजार में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा हो। और हमें एक बात और जानना चाहिए कि साख नियंत्रण के कार्य तो केंद्रीय बैंक करती है, लेकिन साख विस्तार का कार्य व्यापारिक बैंक करती है।
और मूल्य में स्थिरता कब होगी? जब बाजार में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा होगी। यहाँ पर्याप्त मात्रा से अर्थ क्या हुआ? ना ज़्यादा अधिक मात्रा में, ना कम मात्रा में। अब हम लोग वापस से साख नियंत्रण पर आते हैं। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, साख नियंत्रण से अभिप्राय क्या है? यह केंद्रीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को ऋण देने की शक्ति को नियंत्रित करना है। और जैसा कि पहले ही बोला कि साख विस्तार का कार्य किसका है? व्यापारिक बैंक का। और साख नियंत्रण का कार्य किसका है? केंद्रीय बैंक का। अब हम साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य पे आते हैं। तो सबसे प्रमुख कार्य क्या हो गया? कीमत में स्थिरता स्थापित करना, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, उत्पादन रोजगार में वृद्धि के उपाय करना। क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होगा तो रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो इसे करने के लिए केंद्रीय बैंक मुख्य रूप से दो रीतियों को अपनाती है। पहला, साख नियंत्रण के लिए दो रीतियाँ अपनाती है। पहला मात्रात्मक रीति और दूसरा को बोलते हैं गुणात्मक रीति या चयनात्मक रीति। मात्रात्मक रीति को इंग्लिश में क्वांटिटेटिव मेथड बोलते हैं और गुणात्मक को क्वालिटेटिव मेथड बोलते हैं। मात्रक रीति में केंद्रीय बैंक क्या करती है? मुद्रा की मात्रा को घटाती या बढ़ाती है। अगर अर्थव्यवस्था में मंदी है तो मुद्रा की मात्रा को बढ़ा देगी, या तेजी है तो मुद्रा की मात्रा को कम कर देगी। और गुणात्मक रीति में क्या करती है? गुणात्मक रीति में केंद्रीय बैंक जिस क्षेत्र को बढ़ावा देने चाहती है उस क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षेत्र में ऋण देने के लिए व्यापारिक बैंक को प्रोत्साहित करती है। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ गुणात्मक रीति में क्या करती है? मुद्रा की दिशा को बदलती है और मात्रात्मक में उसकी मात्रा पे कंट्रोल करती है। मात्रात्मक रीति के अंदर केंद्रीय बैंक 6 उपाय किए जाते हैं। पहला, बैंक रेट। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरा, नगद कोष अनुपात। चौथा, स्वावेधिक तरलता अनुपात। पांचवा, रेपो दर। और छठा, रिवर्स रेपो दर। अब पहले इन सब चीज़ों को समझते हैं कि बैंक दर किसे कहते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, नगद कोष अनुपात क्या होता है, स्वावेधिक तरलता अनुपात क्या होता है, रेपो दर किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक पिक्चर पे आते हैं जिसके द्वारा इसे समझते हैं। क्या है बैंक दर? किसे कहते हैं? जिस दर पे आरबीआई, जो कि हमारी केंद्रीय बैंक है, वाणिज्य बैंक को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है, तो उस पर जो दर से ब्याज दर केंद्रीय बैंक से लेती है उसे हम लोग बैंक दर बोलते हैं। तो बैंक दर नीति में केंद्रीय बैंक क्या करती है? अगर मंदी की है तो क्या है, मंदी है तो बाज़ार में ज़्यादा मुद्रा की आवश्यकता है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगी? बैंक दर को कम कर देगी, जिससे कि क्या होगा? लोन सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा लोग लोन लेंगे। और ठीक उसी के उल्टा अगर बाज़ार में तेज़ी है तो क्या करेगी? बैंक दर को बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा? व्यापारिक बैंक को अगर महंगा में मिलेगा पैसा तो वो
आगे जो लोन देगी उसे भी महंगे दर पे देगी। दूसरा हम लोग देखते हैं रेपो दर। रेपो दर और बैंक दर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि बैंक दर में क्या था कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को दीर्घ अवधि के लिए लोन दे रही थी, और रेपो दर में क्या होता है कि केंद्रीय बैंक यानी कि RBI वाणिज्य बैंक, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, को अल्प अवधि के लिए लोन दे रही है। तो अल्प अवधि के लिए जो ऋण दे रही है उस पर जो ब्याज चार्ज कर रही है उसे हम लोग रेपो दर बोलते हैं। रिवर्स रेपो दर क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं? ठीक, ये इसमें लिखा ही हुआ है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो इसमें क्या होगा कि अभी तक क्या हो रहा था कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को पैसा दे रही थी, अब क्या हो रहा है कि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक को पैसा दे रही है। जैसे यहाँ UBI का एग्जाम्पल है, यहाँ क्या हो रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक RBI को पैसा दे रही है। ये दोनों अवधि के लिए हो सकता है, या तो अल्प अवधि के लिए या दीर्घ अवधि के लिए। तो इस पे अब क्या होगा कि केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को इंटरेस्ट चुकाएगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं। और चौथा है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं में क्या होता है कि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को, जिसे हम NSE या बॉन्ड के रूप में जान सकते हैं, इसे क्या करती है, केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को वाणिज्य बैंक को बेच देती है। ये वाणिज्य बैंक को बेच सकती है या आम लोगों को भी, जन को भी बेच सकती है। अब इससे क्या होगा, अगर बाजार में तेजी है तो सरकार को, केंद्रीय बैंक क्या चाहेगी, बाजार से को पैसा कम करने के लिए। तो सरकारी प्रतिभूतियों को ऐसी दशा में वाणिज्य बैंक को और आम जन को बेचेगी, जिससे कि क्या होगा, जो बाजार में पैसा है वो कहाँ जाएगा, केंद्रीय बैंक के पास। ठीक है, इसी के उल्टा अगर बाजार में मंदी है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगी, वाणिज्य बैंक या लोगों के पास जो प्रतिभूतियां पड़ा हुआ है उसे वापस खरीद लेगी। तो जैसे ही वापस खरीदेगी तो क्या होगा, यहाँ से प्रतिभूति केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक से चल के किसके पास जाएगा, केंद्रीय बैंक के पास, और केंद्रीय बैंक के पास से पैसा किसके पास जाएगा, वाणिज्य बैंक के पास। तो ये हो गई खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें क्या होती है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके या खरीद करके केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा पे नियंत्रण करती है। इसीलिए हम लोग वहाँ बोले थे कि ब्याज दर को कम या घटा या बढ़ाकर। तो ये बैंक दर हो गया, रेपो दर हो गया, रिवर्स रेपो दर हो गया, ये ब्याज दर को घटा बढ़ा के कंट्रोल करती है। उसके बाद वर्ड आया था CRR और SLR, नकद कोष अनुपात और सावधिक तरलता अनुपात। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, ये एक वाणिज्य बैंक है, SBI नाम दे देता है। तो इसके पास कोई व्यक्ति है राम, ये पैसा जमा कराता है 100 रुपये। सपोज करते हैं LRR, जिसे हम लोग लीगल रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो ये जो 100 रुपये वाणिज्य बैंक के पास जमा हुआ, इसका 2 भाग होगा। अब क्या होता है, वाणिज्य बैंक के पास जो पैसा जमा होता है वो क्या करता है, आगे किसी लोगों को लोन वो बांटता है। तो यहाँ पे हम खर्च करते हैं, इसका 2 भाग होगा, एक जाएगा LRR में और दूसरा क्या करेगा, वो लोन बांट देगा। फर्ज कीजिए यहाँ पे 20% LRR है, तो 100 रुपये का 20% कितना हुआ, 20 रुपये, और बाकी जो बचा 80 रुपये को ये क्या करेगा, लोन के रूप में बांट देगा। अब ये 20 रुपये जो है इसका 2 भाग होगा, एक होगा CRR जिसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं या हिंदी में नगद कोष अनुपात बोलते हैं। दूसरा होता है SLR जिसे हम लोग
सावधिक तरलता अनुपात बोलते हैं, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व। इसके बारे में समझिए। अब क्या हुआ कि इसके पास, वाणिज्य बैंक के पास जो भी पैसा जमा हुआ उसका कुछ भाग खर्च करते हैं, 20 का 10 रुपये इसमें रखना है, 10 रुपये आना। तो वाणिज्य बैंक को क्या करना है कि ये जो 20 रुपये इसको रखना है, इसका जो जमा हुआ उसका कुछ भाग, यानी कि 10 रुपये अगर यहाँ रेट है तो 10 रुपये CRR किसके पास जमा करेगा? RBI के पास, मतलब केंद्रीय बैंक के पास। तो वाणिज्य बैंक के पास जो भी पैसा जमा होता है उसका कुछ भाग उसे नगद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात समझ में आ गया कि वह अनुपात जिसमें वाणिज्य बैंक को अपने पास जमा राशि का कुछ भाग केंद्रीय बैंक के पास नगद के रूप में जमा करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नगद कोष। और जो अनुपात में जमा करना होता है उसे बोलते हैं नगद कोष अनुपात। और उसी का एक भाग जिसे हम लोग सावधिक तरलता अनुपात बोलते हैं, SLR, उसे अपने पास रखना होता है। और CRR का जो पैसा जो केंद्रीय बैंक के पास जमा होगा वो हमेशा कहाँ जमा होगा? कैश, यानी कि नगद जमा होगा। लेकिन जो SLR है इसे वो 3 भाग में रख सकता है, या तो नगद रखे, या गोल्ड के रूप में रखे, मतलब सोना के रूप में रखे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखे, जिसे हम लोग बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ, जो खुले बाजार की क्रिया में केंद्रीय बैंक बेच या खरीद रहा था। तो इसके जरिए भी केंद्रीय बैंक क्या करता है? वाणिज्य बैंक के ऋण देने की क्षमता को कम करता है। अगर जैसे ही ये LRR को बढ़ाएगा, सपोज चीज़ अगर 30% करता है, तो अब केंद्रीय बैंक को क्या करना पड़ेगा? 30 रुपये अपने पास रखना होगा, और अब लोन कितना बांट पाएगा? 70 रुपये ही। तो बाज़ार में ऐसे ही क्या होगा? पैसा कम जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं नगद कोष अनुपात और सावधिक तरलता अनुपात। तो ये अनुपात में भी को घटा या बढ़ा करके भी केंद्रीय बैंक क्या करती है? वाणिज्य बैंक के ऋण देने की क्षमता को कंट्रोल करती है। तो हम लोग बैंक दर को भी समझ गए। बैंक दर क्या होता है? वो दर जिस दर पे केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है। खुले बाजार की क्रिया में क्या होता है कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेच या खरीद के मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करती है। नगद कोष अनुपात में क्या होता है कि जितना भी पैसा केंद्रीय बैंक के पास जमा होता है उसका कुछ भाग उसे जितना भी पैसा वाणिज्य बैंक के पास जमा होता है उसका कुछ भाग उसे नगद के रूप में केंद्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है, जिसे हम लोग नगद कोष अनुपात बोलते हैं। सावधिक तरलता अनुपात क्या हुआ? वो अनुपात जिस अनुपात में उसके कुल जमा राशि का पैसा अपने पास नगद या सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। रेपो दर क्या हुआ? वो दर जिस दर पे केंद्रीय बैंक अल्प अवधि के लिए ऋण प्रदान करती है वाणिज्य बैंक को। रिवर्स रेपो दर क्या हुआ? वो दर जिस दर पे वाणिज्य बैंक या व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक को पैसा जमा करते। ये दोनों अवधि के लिए हो सकता है, अल्प अवधि के लिए भी या दीर्घ अवधि के लिए। अब हम आते हैं दूसरे तरफ गुणात्मक में। गुणात्मक में केंद्रीय बैंक क्या करता है कि मुद्रा की दशा को बदलता है, या केंद्रीय बैंक जिस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहता है या जिस क्षेत्र को वो देख रहा है कि वो पिछड़ रहा है उसको विकास को गति देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन उस क्षेत्र को मिले, इसके लिए व्यापारिक बैंक को प्रभावित करता है। इसके लिए क्या टूल यूज करता है? साख की राशनिंग, उपभोक्ता साख नियमन, आवश्यकताओं में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव और प्रचार। साख राशनिंग में क्या होता है? केंद्रीय बैंक
वाणिज्य बैंक को निर्देश देता है कि आपको जो कुल लोन बांटना है उसको इतना भाग इस क्षेत्र में बांटना ही बांटना है। तो वो क्या करता है, इस माध्यम से जिस क्षेत्र को वो बढ़ावा देना चाहता है उसका रेशियो को बढ़ा देगा। फर्ज कीजिए कि वाणिज्य बैंक के पास 2 क्षेत्र में ही लोन देने का ऑप्शन है, एक तो एग्रीकल्चर का क्षेत्र में या कृषि का क्षेत्र में, और दूसरा हो गया बिजनेसमैन को व्यापारिक क्षेत्र में। तो वाणिज्य बैंक क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक लोग को लोन देना चाहिए, क्योंकि व्यापारिक में पैसा डूबने का चांसेस कम रहता है। लेकिन केंद्रीय बैंक जब कृषि को बढ़ावा देना चाहती है तो क्या करेगी, एक दर निश्चित करेगी कि उसे उतना दर को कृषि के क्षेत्र में ही लोन देना पड़ेगा, कुल लोन का भाग वहाँ देना पड़ेगा। सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन क्या करती है कि मेरा जो हम बैंक से सिक्योरिटी लोन लेते हैं तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, तो सिक्योरिटी के अमाउंट को कम कर देगी या हटा ही देगी जिस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहेगी उसके लिए। जैसे अगर हम 1 लाख का लोन लेने जाते हैं तो हमसे क्या बैंक करता है, जनरली 1.5 लाख का सामान का सिक्योरिटी लेता है। तो वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक जिस क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहेगी उस क्षेत्र के लिए क्या करेगी, इस मार्जिन को कम कर देगी। प्रत्यक्ष कार्यवाही में क्या करता है, केंद्रीय बैंक चिट्ठी लिखती है, लेटर लिखती है, जिसके द्वारा वाणिज्य बैंक को समझाती है कि आप इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोन दें, और उस तरह नैतिक दबाव डालती है और प्रचार करती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि बैंक इस क्षेत्र को लोन बांट रही है। आज की वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। आशा है आपने इसे अपने ज्ञानवर्धन में सहायक समझा होगा। धन्यवाद।